जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हमारा 4 नंबर चैप्टर है वो चल रहा है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं भी, आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो पीडीएफ टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, जिसके अंदर अभी तक है वो लगभग 40 टेस्ट है वो अपन ने इसके अंदर है वो डाल दिए हैं। ठीक है, तो हम टोटल 100,000 प्लस क्वेश्चन है वो इसके अंदर डालने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टारगेट हब एप्लीकेशन डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन 4 नंबर चैप्टर के अंदर है वो संयोजकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी क्या होती है संयोजकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या फिर कोष में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ये चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, पहले यानी 4 कक्षाएं होती है, के एल एम एन, ये 4 कक्षाएं होती है और इनके अंदर है वो पहले है वो छोटी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, देन उसके बाद में फिर बड़ी कक्षा के अंदर फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से है वो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया। अभी अब किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर और बरी ने इलेक्ट्रॉन भरना बताया था, कब? 1921 के अंदर बताया था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बोर और बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अधिकतम है वो 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते भी। यानी जो इलेक्ट्रॉन जो तत्व है वो स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। अपना स्थायित्व प्राप्त कब करेंगे? जब उसके बाहरी ऑर्बिट के अंदर है, बाहरी कक्षा के अंदर है वो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बाहरी कक्षा के अंदर है वो जो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो क्या है, निष्क्रिय हो जाते हैं भी, एक प्रकार से सक्रिय नहीं रहते, क्योंकि उसने स्थायित्व कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने आवर्त सारणी के अंदर है वो देखा है भी, जो गैसें होती है वो क्या होती है, निष्क्रिय होती है भी, क्योंकि उन सभी का जो 18 नंबर ग्रुप है ना, 18 नंबर ग्रुप है, उन सभी के अंदर है वो गैसें आती है और उन सभी का जो बाहरी ऑर्बिट है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो अपना स्थायित्व कंप्लीट कर चुकी है अभी। तो वो एक प्रकार से क्या है, निष्क्रिय है, ज्यादा सक्रिय नहीं रहती भी। तो दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजकता शक्ति या फिर संयोजकता शून्य होती है भी। जिनके बाहरी ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संयोजकता कितनी होगी, शून्य होगी। ठीक है, और इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें से 8 और अन्य में क्या होते हैं, 8 होते हैं। यानी जो हीलियम है इनके बाहरी कोश के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या है, निष्क्रिय है, क्योंकि पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं भी। पहले ऑर्बिट के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के बाद में वो जो सर्कल है वो पूरा भर जाता है भी, कक्षा है वो पूरी भर जाती है। ठीक है, और अन्य सभी में और अन्य में क्या होते हैं भी, 8 होते हैं भी। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की जो प्रवृत्ति है वो अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है भी। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला सबसे भारी कक्षक को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्षक में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है भी। यानी कोई भी तत्व है वो क्रिया कब करेगा,
वो अपना स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए क्रिया करेगा अभी दूसरे तत्वों के साथ में, ठीक है। यानी अपने बाहरी ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो दूसरे से क्रिया करता है अभी। तो यहां पे यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या त्यागने से होता है अभी। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितने संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता होती है अभी। यानी ये मान लो भी किसी भी तत्व के बाहरी ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये स्थायित्व कब कंप्लीट करेगा, जब उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसकी जो संयोजकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसकी संयोजकता क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी संयोजकता 1 आ जाएगी भी, ठीक है। तो इसकी संयोजकता है वो 1 आ जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक में परमाणुओं के बाह्यतम कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। अतः यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता है वो 1 ही कही जाएगी भी। यानी जो इलेक्ट्रॉन का, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उसकी संयोजकता क्या होती है भी, 1 होती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है? क्रमशः 2 और 3 है। यानी 2 और 3 है क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं भी। एल्यूमिनियम तो आपका कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर परमाणु क्रमांक है। और एल्यूमिनियम है, जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम है वो आपका 12 नंबर पे आता है भी। अब देखो भी, पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे ऑर्बिट के अंदर वो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने हो गए 10, आपको भरने कितने 12, तो तीसरे ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये अपना स्थायित्व कंप्लीट करेगा कौन, मैग्नीशियम। तो क्या करेगा ये, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो स्थायित्व कंप्लीट करने के लिए 6 ग्रहण करेगा ना, तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है भी। 2 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इसके जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी भी। और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3 है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या उनकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी होती है भी, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्य कक्षक में अष्टक बनाने के लिए, बाह्य कक्षक में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होता है भी। मैंने आपको बताया भी 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा भी, उसमें क्या है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, अतः इसकी संयोजकता है वो अष्टक 8 में से 7 घटाकर, अष्टक 8 में से 7 घटाकर की जाती है। और इसी तरह फ्लोरीन की संयोजकता है वो 1 आ जाती है भी, क्योंकि इसकी संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिससे क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। एक प्रत्येक परमाणु है उसकी एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है भी, ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है भी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसमें 8 नंबर यानी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले में 2 आएगा और दूसरे में कितना आ जाएगा भी, तो दूसरे के अंदर है वो आपका ये आ जाएगा, दूसरे के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ले, यानी ऑक्सीजन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है भी, तो ये क्या करेगा भी, कम ऊर्जा की आवश्यकता हो वो काम करेगा, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 होती है भी, ठीक है। यहां पे ऊपर इसने एक सारणी दी है, इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में बताया है भी। हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है भी, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है भी, हाइड्रोजन के अंदर है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा जाएगा वो इस प्रकार से भरा जाएगा, बाकी सारे के सारे खाली रहेंगे भी, ठीक है। जब तक के कोष है ना वो पूरा नहीं भरेगा ना, तब तक अपन एल कोष में नहीं जा सकते।
और एल कोष जब तक पूरा नहीं भरेगा तो अपन एम कोष में नहीं जा सकते, और एम कोष जब तक पूरा नहीं भरेगा तो हम है वो एन कोष में नहीं जा सकते भी। ठीक है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी भी। इसी प्रकार से हीलियम है। अब हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, और परमाणु संख्या 2 है तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं भी। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, क्योंकि परमाणु को उदासीन माना गया है, तो प्रोटॉन जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तभी वो उदासीन होगा भी। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें कितना है, इलेक्ट्रॉन 2 है, तो पहला जो के कोष है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं भी, 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर है वो के कोष है वो पूरा भर जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा भी, ये बन जाएगा 2, तो इसके अंदर जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी भी। इसके अंदर संयोजकता है वो 0 आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पूरा पूरा अष्टक पूरा पूर्ण फिल हो गया अभी। ठीक है, कोई भी यहां पे यानी इलेक्ट्रॉन देने और लेने की कोई बात है ही नहीं। के कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं भी अधिकतम, देख लेना 2n की 2 होती है भी, 2n की पावर 2, ये इसका फॉर्मूला होता है किसी भी कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो k, l, m और n, k है वो 1 है, 2 नंबर कोष l है, 3 नंबर कोष है वो m है, और 4 नंबर कोष है वो n है, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कोष, कितने कोष हैं वो है। लिथियम है, अब लिथियम 3 नंबर पे आता है भी, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है। इसके अंदर पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, के कोष में, के कोष पूरा हो गया, और एल कोष आ गया 1। अब ये क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो लिथियम क्या करता है भी, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होता है भी, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता 1 आ जाएगी भी। इस प्रकार से इसमें बताया गया है भी। बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, 4 है। तो पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भी। ठीक है, अब दूसरे कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये क्या करेगा, अष्टक बनाने के लिए, 8 बनाने के लिए इसको क्या करेगा, या तो 6 ग्रहण कर ले, और या फिर ये क्या कर दे भी, 2 त्याग दे, तो 2 को त्याग देगा, तो यहाँ पे 2 इसकी संयोजकता आ जाएगी। जो कार्य करता है भी त्यागता है या फिर ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता होती है भी। इस प्रकार से ये सारणी है वो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके अष्टक पूरे हैं, जैसे यहाँ पे देखो भी नियोन है, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे कोष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इसका अष्टक है वो पूरा भर गया, और अष्टक पूरा भर गया तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी, ये याद रखना आप। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, आगे चलते हैं। अब यहां पे अपन बात करते हैं परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या क्या है। परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो हम जानते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं भी, कोई भी परमाणु है उसके नाभिक के अंदर क्या होते हैं भी, प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, और एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है भी। यानी कोई भी परमाणु है उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, वही उसकी परमाणु संख्या होगी। इसे Z के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो याद रखना, परमाणु संख्या को Z के द्वारा दर्शाया जाता है भी। ठीक है, और किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणुओं में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है भी। यानी वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन है, केवल 1 प्रोटॉन है। याद रखना, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है भी, हाइड्रोजन के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ओनली फॉर प्रोटॉन पाया जाता है भी। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर क्या 6 है। तो इसी प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, परमाणु संख्या होगी। ये चीजें आप ध्यान में रखना। वो क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। या फिर अपन ये बोल सकते हैं भी जितनी परमाणु संख्या है भी, प्रोटॉन कितने, वो आपका हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, तो उसमें 1 प्रोटॉन होगा। और कार्बन कितने नंबर पे आता है, तो कार्बन आपका 6 नंबर पे आता है, तो उसके अंदर है वो कितने प्रोटॉन होंगे, तो 6 प्रोटॉन होंगे। तो अपन बोल सकते हैं परमाणु संख्या है वो परमाणु जो संख्या है वो प्रोटॉन के बराबर होती है भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। अब द्रव्यमान संख्या क्या है भी, एक परमाणु के अपरमाणुओं
अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से परमाणुओं का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जो द्रव्यमान संख्या होती है ना, द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है भी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। अब यहां पे इसने बोला है भी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है, ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं भी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपको पता है भी परमाणु के नाभिक केंद्र होते हैं भी, और न्यूट्रॉन के ऊपर है वो उदासीन होता है भी, कोई भी चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन के ऊपर है वो प्लस चार्ज होता है भी। ठीक है, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है भी। ठीक है, न्यूक्लियन कहा जाता है क्योंकि ये जो नाभिक होता है उसको न्यूक्लियन बोला जाता है भी। ठीक है, नाभिक को इंग्लिश के अंदर है वो न्यूक्लियन बोला जाता है नाभिक को। तो यहां पे ये नाभिक में होते हैं तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन। अब आपसे पूछ ले भी न्यूक्लियन कण कौन कौन से हैं, न्यूक्लियन कण किसे कहा जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कण बोला जाता है भी। ठीक है, परमाणुवीय कण किसे बोला जाता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को परमाणुवीय कण बोला जाता है, क्योंकि परमाणु के अंदर है वो प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो परमाणुवीय कण कौन से हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे, और न्यूक्लियन कण है वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा भी। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 म्यू है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। यानी कार्बन है इसके अंदर 6 तो प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। अभी मैंने आपको बताया था वे द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही द्रव्यमान होता है भी। ठीक है, अब 6 और 6 12 हो गए। उसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना होता है, 27 होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो प्रोटॉन होते हैं वो तो 13 होते हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है ना वो 14 होता है भी। प्रोटॉन जो आपका एल्यूमिनियम है इसमें प्रोटॉन 13 हो गए और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो टोटल इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा, तो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 होता है भी। ठीक है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को ही द्रव्यमान कहा जाता है। यही मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्वों का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहां पे इस प्रकार से लिखते हैं भी, जैसे तत्व है अपने पास में, अपन लिखते हैं भी अपने पास में सोडियम है या फिर एल्यूमिनियम ले लो आप, एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम है तो यहां पे परमाणु संख्या लिखी जाएगी इसकी, ये प्रतीक लिख दिया हमने। अब यहां पे एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, तो एल्यूमिनियम है वो आपका 13 नंबर पे आता है भी। ठीक है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर लिख दिया। ये यहां पे क्या लिखा जाता है, तो यहां पे परमाणु संख्या लिखी जाती है, और ऊपर है वो इसकी क्या लिखा जाता है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। तो यहां पे इसका द्रव्यमान कितना होता है एल्यूमिनियम का, अभी निकाल के आए 27 होता है, क्योंकि 13 तो इसमें प्रोटॉन है और 14 इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है भी, बीच में प्रतीक आ जाएगा, नीचे परमाणु संख्या आ जाएगी, और ऊपर है वो इसकी द्रव्यमान संख्या आ जाएगी भी। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है उदाहरण के लिए नाइट्रोजन। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन इस प्रकार से लिखा जाता है, एन नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो कितने नंबर पे आता है वो तो नीचे, यानी परमाणु संख्या तो नीचे लिखी जाएगी और द्रव्यमान संख्या वो ऊपर लिखी जाएगी। तो इसमें क्या है, 7 ही प्रोटॉन होते हैं और 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका जो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। चीजें समझे क्या, आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी और परमाणु का क्या आवेश होगा। अब देखो भी, जितने प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन तो प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जितने प्रोटॉन है उतने ही आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन हो और जितने ही इलेक्ट्रॉन हो तो उसका उदासीन है, उसका जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा भाई, वो क्या है, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होगी, तो परमाणु की परमाणु संख्या वो 8 ही होगी भाई। परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी आपकी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का मतलब होता है भी परमाणु संख्या भी, जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, परमाणु संख्या हो जाएगी भी। तो यहाँ पे प्रोटॉन 8 है तो इसका मतलब
इनकी जो परमाणु संख्या है वो 8 हो जाएगी भी। ठीक है, अब आगे देखो भी यहाँ पे समस्थानिक के बारे में पढ़ लेते हैं भी समस्थानिक क्या है। तो प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग होती है भी। यानी परमाणु संख्या तो समान होती है भी, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं भी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक होते हैं। तो उनको क्या है, उनकी परमाणु संख्या तो समान ही है भी, 1 नंबर पे ही आएंगे वो। ठीक है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है। अब द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या तो आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो जिसके अंदर है वो प्रोटॉन जितने होंगे भी, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, ये होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है तो इसका जो द्रव्यमान संख्या वो 1 होगी। अब जो ड्यूटेरियम है इसके अंदर है वो आपके पास में एक तो प्रोटॉन होता है और इसके अंदर है वो एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इनकी ट्राइटियम है। अब ट्राइटियम के अंदर है वो क्या होता है भी, एक तो प्रोटॉन होता है इसके अंदर और इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं भी, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपको पता है भी प्रोटॉन की संख्या है वही परमाणु क्रमांक होता है भी, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। परमाणु क्रमांक क्या होता है, जितने नंबर के ऊपर है वो एलिमेंट आ रहा है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु क्रमांक के बराबर ही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो ये 1 नंबर पे ही आएंगे भी। परमाणु क्रमांक इसका एक ही भी, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो सारे के सारे एक ही नंबर पे आएंगे। तो एक ही नंबर पे आएगा तो इन सभी में क्या है, प्रोटॉन एक ही होगा भी। अब प्रोटियम में न्यूट्रॉन है वो नहीं होता, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 होता है और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन है वो 3 होता है भी। तो यहाँ पे इनकी द्रव्यमान संख्या वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी भी। तो हमने बोला भी जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग, सभी की देख लो द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, और परमाणु संख्या है वो एक ही है सभी की। ठीक है, तो इनके 3 परमाणुीय स्पीशीज होते हैं, जैसे प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। ठीक है, प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग है, क्रमशः कितनी है, 1, 2 और 3 है। इसी तरह के उदाहरण लीजिए, जैसे कार्बन है, कार्बन और यहाँ पे कार्बन हो गया और क्लोरीन हो गया, कार्बन है और क्लोरीन है, और अब इसके अंदर कार्बन है वो कार्बन का एक समस्थानिक ये होता है भी। ठीक है, और इसके अंदर है वो दूसरा समस्थानिक भी इसने ये दे दिया भी, कार्बन का दूसरा समस्थानिक ये हो गया। क्लोरीन का जो दूसरा समस्थानिक होता है वो ये होता है भी। ठीक है, जिसके अंदर है वो जिसके अंदर इसके अंदर 17 तो क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया भी, परमाणु संख्या 17 होगी, और इसके अंदर है वो न्यूट्रॉन अलग हो गए भी। इसके अंदर है वो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन है वो क्लोरीन के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं भी, तो क्लोरीन के अमूमन न्यूट्रॉन की संख्या है वो 18 होती है भी। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या 18 होती है, और इसके अंदर है वो कितने हो जाएंगे, फिर इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या है वो 2 और बढ़ा दो भी आप, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या आपकी 20 हो गई भी, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। तो इसी प्रकार से जिनकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो वो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं भी। उदाहरण के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। बहुत से तत्वों के समस्थानिकों का मिश्रण भी होता है, और किसी का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान, समस्थानिकों के रासायनिक गुण है वो समान लेकिन भौतिक गुण है वो अलग अलग होते हैं। याद रखना ये बात भी, समस्थानिक होते हैं ना उसके रासायनिक गुण तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान एक का तो 35 म्यू है और एक का 37 म्यू है, जो कि 3:1 के अनुपात में होता है। और अब प्रश्न यह उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान माना जाना चाहिए। आइए इसका पता लगाइए। अब क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, वो इस प्रकार से इसने निकाला है भी, औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला है भी। एक का यहाँ पे
यहाँ पे 35 वाले का तो यहाँ पे निकाल लिया और 37 वाले का इसने क्या है इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया, ठीक है। और इनको क्या है आपस में जोड़ दिया, तो क्लोरीन का जो औसत द्रव्यमान निकाला इसने वो कितना निकाला, तो 35.5 माना जाएगा। अभी 35.5 माना जाएगा। अब किसी प्राकृतिक तत्वों के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई भी समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान का योग होगा। लेकिन अगर एक तत्व के समस्थानिक रूप में उपस्थित होते हैं तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और उसका औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 म्यू है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लें तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और उसका औसत द्रव्यमान है वो 35.5 म्यू होगा भी, ठीक है। अब यहां से अपन बात करते हैं समस्थानिकों के अनुप्रयोग। अब समस्थानिकों का अनुप्रयोग, कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिसका उपयोग है वो हम विभिन्न तरीके से करते हैं। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग है वो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो याद रखना क्वेश्चन ये आता है भी परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है भी, ठीक है। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज किया जाता है भी। कैंसर का उपचार करोगे तो कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज करोगे और घेंगा रोग का इलाज करोगे तो आप आयोडीन के समस्थानिक का यूज करोगे, ठीक है। तो आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला, समभारिक क्या होता है। समभारिक क्या होता है, तो दो तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20, आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए और परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। परमाणु है इनमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या वो भिन्न भिन्न है। भी इसके अंदर प्रोटॉन है वो 20 है और इसके अंदर प्रोटॉन है वो क्या है 18 है। भी कैल्शियम के अंदर 20 प्रोटॉन है और आर्गन के अंदर है वो 18 प्रोटॉन है। लेकिन दोनों तत्वों की द्रव्यमान 40 है, दोनों तत्वों के द्रव्यमान 40 है। यानी सम का मतलब होता है समान और भारिक का मतलब होता है भार, और भार क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो जिसकी क्या है परमाणु, पहले हमने क्या पढ़ा था, भी समस्थानिक पढ़ा था। तो समस्थानिक के अंदर क्या थे, भी परमाणु संख्या समान थी और भार अलग अलग था। और अब समभारिक यानी परमाणु संख्या अलग अलग होगी और भार समान होगा। भी परमाणु संख्या अलग अलग होगी और भार है वो समान होगा। जैसे आर्गन है और कैल्शियम है। अब कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और आर्गन की 18 है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो दोनों का ही 40 है। भी 40 ही कैल्शियम का है और 40 ही आर्गन का है, तो उसे क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियोनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें क्या बोला जाता है, समभारिक बोला जाता है। यानी द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो। पहले में परमाणु संख्या समान थी, द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी, उसे समस्थानिक बोलेंगे। आगे देखो, इस प्रकार से अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं, सीख लेते हैं कुछ। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। प्रोटॉन की खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे थॉमसन ने की थी भी, और नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी भी। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हुए, इलेक्ट्रॉन है वो धनात्मक गोले के अंदर धंसे होते हैं। ये 1904 के अंदर है वो थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, जिसे त्रिभुज मॉडल के रूप में समझते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्र की खोज की थी। यानी रदरफोर्ड ने बताया था भी परमाणु के अंदर है जो धनायन होता है वो एक सेंटर के अंदर होता है भी, वो क्या है परमाणु के सेंटर में होता है, वो भी बहुत छोटे भाग में होता है भी, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी रदरफोर्ड ने क्या है परमाणु के स्थिर होने की व्याख्या नहीं दी थी। ये इसकी क्या थी, एक प्रकार से कमी मान सकते हैं भी अपन,
ठीक है। नील्स बोर भाई साहब आए थे 1900, नील्स बोर है वो 1913 के अंदर आए थे भी, और इन्होंने परमाणु के स्थायी होने की व्याख्या दी। नील्स बोर द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित है, और अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा भर जाती है तो परमाणु है वो स्थिर हो जाता है और कम क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की खोज की हुई। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर। इस प्रकार परमाणु में 3 अपरमाणु कण होते हैं, याद रखना यहां पे अपरमाणु कण कितने होते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन है वो अनावेशित होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है भी, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, इसका जो द्रव्यमान लिया जाता है वो 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु में परमाणु के कक्षों को KLMN नाम दिया। अब ये परमाणु के अंदर है वो कक्षा की खोज किसने की थी, तो नील्स बोर ने की थी भी, नील्स बोर ने की थी। नील्स बोर ने 1913 के अंदर है वो परमाणु के अंदर कक्षा की खोज की। 4 कक्षाएं होती है KLMN। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति होती है भी, यानी कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वही उसकी संयोजकता होती है भी। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है भी। एक तत्व की जो परमाणु संख्या है ना भी, परमाणु संख्या वो होती है तत्व कितने नंबर पे आता है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम आपका 20 नंबर पे आता है भी, ठीक है, तो इसकी परमाणु इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। परमाणु संख्या इसकी कितनी है, 20 है, 20 नंबर पे आ रहा है, और इनमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्र में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या है, परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वो केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर है। अब यहाँ पे न्यूक्लियन किसको बोला है इसने, न्यूक्लियन यानी जो नाभिक केंद्र कौन कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या का योग ही क्या कहलाता है, इनकी संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है भी, ठीक है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है, समस्थानिक है वो एक ही तत्व के परमाणु है जिसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है भी। तो समस्थानिक किसे कहेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। और समभारिक कौन से हो गए, समभारिक जिसमें परमाणु संख्या अलग अलग होती है, परमाणु संख्या है वो अलग अलग होती है, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, वो समभारिक होंगे। तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तत्व है उनको प्रोटॉन की संख्या के आधार पर अपन क्या है परिभाषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 4 नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको प्रत्येक चीज बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई भी कहीं पे भी आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी, जिसके अंदर आपको एक तो स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और अभी तक इस साइंस की टेस्ट सीरीज के अंदर है वो हम 40 टेस्ट है वो लगा चुके हैं, यानी 40 जो टेस्ट है वो इसके अंदर डाल चुके हैं। और एक आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रत्येक टेस्ट के अंदर, और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही भी, नेक्स्ट क्लास में अपन 5 नंबर चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।